अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल हमने सबक भोला के 3 पैराग्राफ पढ़े, जिसमें हमको ये मालूम पड़ा कि माया जो है ये एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के प्याले में, कूज़े में हाँ, मक्खन जमा करके रख रही थी, है ना। इससे पता चल रहा था कि कोई आने वाला है। और दादाजी को ये याद आया कि माया का भाई जो है वो राखी बनवाने के लिए आने वाला था। और वहाँ भोला बैठा हुआ था। भोला से इस बात की तस्दीक भी हो गई, है ना, कि वो बाबा ने उनको पूछा, बाबा को उसने पूछा कि बाबा परसों मामू जी आएंगे ना, है ना। तो वो खुश हो गए ना, बाबू भोला को मालूम था कि मामू जी आने वाले हैं। फिर उन्होंने रिश्ता पूछा कि भाई भोला, तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं, यानी तेरे अम्मी के, तेरे मामू जो है क्या लगते हैं। तो उसने मामू जी कहा, यानी वो एकदम भोला था। उसके बाद में इसने माया के बारे में बताया गया तीसरे पैराग्राफ के अंदर कि वो क्या थी, वो एक बेवा थी। और समाज के जो रस्म व रिवाज है कि उस ज़माने के अंदर जो हुआ करते थे कि बेवा से अलग सलूक होता था। उन्हें खूबसूरत कपड़े, ज़ेवरात वगैरह पहनने नहीं दिया जाता था, और ख़ुशी के मौक़ों पर उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। तो हालांकि इनका दिल बोलता था कि माया ने भी जो है, बाबा जी का दिल बोलता था कि माया ने भी जो है कपड़े बदलना चाहिए, है ना, और अच्छा रहना चाहिए, समाज की परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन माया ने क्या किया था कि ऐसे मतलब रूह को तकलीफ़ देने वाले काम को अपना लिया था। बल्कि उसने तो ये किया था कि अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में कुफल लगाकर जो है उसकी चाबी एक जूहड़ में फेंक दी थी। जूहड़ जहाँ पानी जमा होता है, बारिश का पानी जमा रहता है, उसको देहातों में होते हैं ये, उसको जौहड़ कहते हैं। अब आगे देखिए। अब जैसे ही मतलब उसने हंसकर कहा कि मामू जी जो है वो माया के मामू है, तो माया ने अपने लाल को, यानी भोला को, प्यार से पास बुलाते हुए कहा कि भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो। यानी नन्ही जो छोटी बच्ची है, भोला उसका भाई है ना। तो उसे रिश्ता समझाने के लिए माँ ने कहा कि तुम नन्ही के क्या होते हो, भाई। भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं, है ना। एक रिश्ता समझाया उसको। भोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। क्योंकि वो भोला का मामू था, लेकिन उसकी माँ का भाई है वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सचमुच में भोला था। वो तो अब तक यही समझता आया था कि इसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं, है ना, उसके दादा के भी मामू हैं और उसकी माँ के भी मामू हैं। अभी तक उसके दिमाग में यही बात थी। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे, है ना। ये जो बाबा जी है, जो कि भोला के दादा हैं, है ना, उनको कुछ काम था, दोपहर में उन्हें जाना था। कहाँ? 6 मील दूर अपने खेतों के अंदर। अब ये कैसे थी इनकी उम्र? बूढ़ा जिस्म। इस पर मुसीबतों का मारा हुआ कि नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया था, तो तमाम काम का बोझ जो है वो भोला के दादा पर आ गया था। बेटे की मौत ने उनको यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। वो नाउम्मीद हो गए थे, उनकी उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। बच्चे की, नौजवान बच्चे की मौत की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और गम तारी हो गया था उन पर। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था। हाँ, यानी अब उनकी ज़िंदगी का सहारा उनका पोतरा ही था, जो उनके बेटे की निशानी थी। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। अब जब दिन भर बूढ़ा आदमी काम करने लगेगा तो उसको थकान हो जाएगी, तो बिस्तर पर गिरते ही मतलब हाँ, उनको ऊँघ आ रही थी। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद, है ना, कुछ अरसे, कुछ थोड़े वक्त के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी कि सोते वक्त में आप क्या करो, हाँ, दूध पी लो। मैंने उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा कि मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा, है ना। वो जो है माया को बहुत ज़्यादा चाहता है, और उसे एहसास है कि उसके बेटे की मौत, माया मौत की वजह से, या मौत के बाद में माया भी जो है अकेली हो गई है। तो लाड से उसने बहुत सारी दुआएं दी और क्या कहा कि मुझ पर इतना, हाँ, ध्यान ना दिया करो, इतनी परवाह ना किया करो बेटा। भोला अभी तक ना सोया था, है ना, बच्चों की आदत। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया, है ना। बच्चों की जो आदत होती है कि दादा दादी के पेट पर चढ़ जाते हैं। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा, है ना। भोला की आदत थी कि रोज़ाना सोते वक्त वो अपने दादाजी से कहानी सुना करता था। तो उसने पलंग पर छलांग लगाई और पेट पर बैठ गया दादाजी के, और कहा कि आज आप मुझे कहानी नहीं सुनाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं क्या करूँगा, कल दोपहर में सुनाऊँगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया कि मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। है ना, बच्चे की नफ्सियात इसके अंदर बताई गई कि बच्चे का कोई काम नहीं करो तो क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे नहीं, फिर है ना, हम फलाने के बेटे हैं, हम अम्मी के बेटे हैं। यानी पापा ने अगर कोई काम नहीं किए तो मम्मी की तरफ चले जाते बच्चे कि नहीं, फिर हम मम्मी के बेटे बन जाते, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। और मम्मी ने अगर नहीं सुने तो हाँ, पप्पा के बेटे बन जाते। तो वही बात भोले ने भी कि मैं तुम्हारा भोला नहीं, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। है ना, उनको दुख होता था इस बात का कि भोला ये कभी ना बोले कि मैं तुम्हारा भोला नहीं हूँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मुझे हरदम ये आदत पड़ गई थी कि भोला यही कहे कि मैं बाबा जी का भोला हूँ, माता जी का नहीं हूँ। मगर इस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। है ना, क्योंकि बुढ़ापे का आलम है ना, एक उम्र उनकी हो गई है और 6 मील पैदल चल कर गए। उस ज़माने में लकड़े के हल हुआ करते थे, वो हल को कंधे पर उठाकर वो 6 मील पैदल चले थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा थकन आ गई थी। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। है ना, मुझे जो है हालांकि बुरा लगता था कि भोला कभी ये बोले कि मैं तुम्हारा भोला नहीं हूँ, माता जी का हूँ। मुझे हरदम यही सुनना पसंद था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। तो मैं थकन की वजह से वो बात भी बर्दाश्त कर गया और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया। यानी गुस्सा था कि भाई मुझे शाम में कहानी क्यों नहीं सुनाए। तो सुबह तक उसको, बच्चे को गुस्सा था, तो उसने गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों बोले, भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया कि नहीं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया। है ना, बच्चे की एक फितरत होती है ना कि थोड़ा उसको बहला लो, लालच दो, है ना, समझाओ, तो अपनी बात को भूल जाते हैं। और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। है ना, बाबा जी के आसपास जो कंबल था उसको अपनी टांगों पर लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला, क्योंकि भाई आने वाला था और उसकी खातिरदारी के लिए माया जो है वो मक्खन जमा कर रही थी। है ना, और उसमें जो है खटास थी छाछ की, उसको धोने के लिए हाँ वो बार बार जो है कुएं के पानी से उसको धो रही थी। उसने धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। है ना, पहले किलो के लिए सेर इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में, तो उतना मक्खन उसने तैयार कर लिया था जिसको अपन 1 किलो बोल सकते हैं। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिली दिल में खुश हो रहा था कि देखो बहन और भाई में कितना प्यार है ना, बहन जो है अपनी भाई की खातिर मदारत के लिए किस तरह से मतलब मक्खन जो है जमा कर रही है, तो मुझे खुशी हो रही थी। मैंने दिल में कहा कि औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है ना, अलग अलग रूप में आप देखेंगे तो औरत जो है हाँ उसका दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है, और इतना करने पर भी इसका प्यार ख़त्म नहीं होता। चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, हर जगह उसका प्यार जो है वो नज़र आता है। उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। सबको लगता है कि हमसे वो बहुत प्यार करती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना। यानी ध्यान में आ गया उसके कि बाबा ने कल वादा किए थे कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। तो भोला वही याद दिला रहा कि तुम्हें अपना वादा याद है ना। किस बात का बेटा, तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ, बच्चे का जो नफ्सियात है वो इसमें अंदर बताई गई कि आज तुमको याद है ना कि आज तुमको दोपहर में कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने इसका मुंह चूमते हुए कहा, मुझे प्यार आ गया उसका, और मैंने कहा कि हाँ बेटा मुझे याद है। ये तो भोला ही जानता होगा कि इसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। अब भोला बच्चा जो है कहानी सुनने के इंतज़ार में, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि ना टेलीविज़न था ना रेडियो, रेडियो भी होता था तो कुछ कुछ घरों के अंदर होता था और गरीब घरों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता था। तो बच्चे जो है कहानियों से ही बहुत ज़्यादा बहल जाते थे। तो उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया होगा ये भोला ही जानता है। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी के बगैर नहीं चढ़ सकता। पुराने ज़माने के जो पलंग होते थे बहुत ज़्यादा ऊंचे होते थे,
और बच्चे उस पर जो है लटक कर चढ़ते थे या फिर अपने बड़ों की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकते थे। तो भोले को यानी इस बात वो जानता था ये बात को कि कहानी सुनाने का वक्त कौन सा होगा कि जब बाबा जी खाना खाकर पलंग पर लेटेंगे, और वो कौन सा पलंग होगा जिस पर वो बगैर माँ या दादाजी की मदद के नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतर ही इसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। आधा घंटा पहले ही उसने खाने के लिए ज़िद शुरू कर दी कि आप खाना निकालो, जल्दी से खाना खा लो, है ना। बच्चे को अपन बोलेंगे ना कि अपन में बाज़ार में जाने वाले हैं कोई ख़रीदी के लिए, बोलेंगे हाँ जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो, है ना। ऐसा मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से उसको इस बात का इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी कि बाबा जल्दी से खाना खा लेंगे तो फिर मुझे कहानी सुनाएंगे। तो कहानी सुनने के लिए उसने आधा घंटा पहले ही ज़िद शुरू कर दी कि जल्दी से खाना निकलाओ। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। रोज़ाना का जो उनका तरीका था, जितने बजे वो खाना खाते थे उससे आधा घंटा पहले, जिस वक्त वो खाना खाते थे उससे आधा घंटा पहले उन्होंने खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी, है ना। जो गांव का पटवारी होता है, गांव के, है ना, ज़मीनों के इसके बारे में जिसके पास मालूमात होती है ना, वो पटवारी की आवाज़ आई, उसने दस्तक दी। इसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं, है ना। पटवारी की दस्तक आई, सुनाई दी, और तो पटवारी ने क्या कहा, जिनको अपन आम जुबान में पांडे बुआ बोलते हैं, है ना, वही पटवारी। तो उसने कहा कि खानकाह के पास, है ना, पुराने ज़माने की जो इमारतें जहाँ बुज़ुर्ग ज़िक्र वगैरह किया करते थे उसको खानकाह कहा जाता था। वहाँ कुआँ है, कुएँ पर आपकी ज़मीन है, उसको नापना था। तो नापने के लिए हमको पटवारी को ले जाना पड़ता ताकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के एतबार से ज़मीन को नापे। तो नापने के लिए बोले मुझे सिर्फ आज ही फुर्सत है, इसके बाद मुझे फुर्सत नहीं मिल सकती, मुझे फुर्सत फिर नहीं है। यहाँ तक हम पढ़कर रुकते हैं। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आप तहरीर करके मुझे रवाना करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू।